हेलो बच्चों, तो कैसे आप ये स्वागत है आप सभी का युवा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर 1 ईट मन के तथा अस्थिया, जो सबसे फेमस नाम है किस नाम से, हड़प्पा सभ्यता के नाम से। ठीक है, किस नाम जाता है, हड़प्पा सभ्यता। आज इस चैप्टर के हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो लघुत्तरीय प्रश्न है उन सभी को देखेंगे लोग। ठीक है, तो इस एक वीडियो में इस चैप्टर 1 के जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लघुत्तरीय में उसको फाइनल कर लेंगे। मैं आप लोग को दिलासा दिलाता हूँ, उम्मीद देता हूँ, भरोसा कराता हूँ आप सभी को हम पर कि इस एक वीडियो के माध्यम से चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम में से आने वाले प्रश्न है, वो सभी आपके समाप्त हो जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझना है हमें। ठीक है, और काफी बेहतरीन ढंग से इसको याद कर लेना है। ठीक है, जब आप लोग को याद होते हैं हमारे कमेंट में जरूर बताना है कि हमने याद कर लिया है सर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख क्या है। ठीक है, देखिए अभिलेख होता क्या है, इतिहास में इसके क्या उपयोग, मान्यताएं क्या क्या है। देखिए अभिलेख पत्थर, धातु आदि की सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पठन सामग्री को कहते हैं। ठीक है, अभिलेख क्या है, अभिलेख वैसे चीजों को बोला गया ना जिसमें पत्थर धातु की जो सतह है ना, उसमें क्या क्या खोद कर बातें को लिखा जाए। क्या किया जाए, खोद खोद कर तोड़ कर लिखा। जैसे आप लोग अगर सिटी साइड में कभी देखिएगा ना या दूसरे जगह पर, तो आप एक चीज देखने को आपको मिलेगी ना कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, जो बड़ी बड़ी फेमस जो पर्सनैलिटीज रहती हैं, वो अपने द्वारों पर ना एक पत्थर की जो स्लैब की तरह बनवाती हैं। ठीक है, उस पर अपना नाम लिखवाते हैं, उस पत्थर को काट कर लिखा जाता है। ठीक है, तो वैसे ही किया जाता था। ठीक है, कहते हैं कि इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है। यह मुख्य रूप से शासकों का राज्य देश होता था। ठीक है, ये क्या होता था, मुख्य रूप से हर एक राजा के पास अपने देश में अभिलेख होते थे अपना। ठीक है, उसका बताया गया है ना कि सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के प्रस्तर अभिलेख हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है, अशोक का है। किसका है, अशोक का। इसी को याद रखेंगे, सबसे प्राचीन अभिलेख किसके प्राप्त होते हैं, अशोक के प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सोना चांदी पीतल तांबा आदि पर लिखित अभिलेख पाए जाते हैं। यानी जितने भी अभिलेख प्राप्त होते हैं वो किस पर लिखे होते हैं, ज्यादातर सोने पर, चांदी पर, पीतल पर और तांबे पर ज्यादातर वस्तु जो बातें होती है लिखी हुई में प्राप्त होती है। ठीक है, बोला गया ना अभिलेख किसी भी कालखंड की जानकारी प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट कीजिएगा लोग, ये बहुत इंपोर्टेंट नोट है। ऐसा बताया गया है ना कि आप लोग किसी भी कालखंड में के हो, किसी भी कालखंड के हो, अगर उसकी जानकारी अच्छे से प्राप्त करनी है, किसी भी कालखंड की जानकारी अच्छे से प्राप्त करनी है, उसके लिए सबसे इंपोर्टेंट क्या है, अभिलेख। क्या इंपोर्टेंट है, अभिलेख इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। क्या बोला है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पुरातत्व क्या है, देखिए बोलता है ना कि पुरातत्व ऐतिहासिक स्रोत होता है। पुरातत्व क्या होता है, ये भी एक ऐतिहासिक स्रोत है। उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्रियों को पुरातत्व कहा जाता है। पुरातत्व किसे कहा जाता है, उत्खनन के माध्यम से, यानी कहीं पर खुदाई के माध्यम से जो भी वस्तु प्राप्त होती है उसे क्या बोलता है, जो भी सामग्री प्राप्त होती है किसके माध्यम से, उत्खनन के माध्यम से, उसे क्या बोला जाता है, पुरातत्व कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं कि इसमें मूर्तियां, शिलालेख, अस्थि अवशेष, ठीक है, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पाषाण उपकरण आदि आते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि जो पुरातत्व आता है इसके अंदर क्या कहता है, जो मूर्ति हो गई, बर्तन हो गए, ठीक है, पीतल का गिलास या मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का घड़ा, ठीक है, सोने का घड़ा, ये हम लोग जो भी अन्य वस्तु जमीन के माध्यम, जमीन से खोद कर निकालते हैं लोग ना, वो किसके अंतर्गत आता है, पुरातत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, बोला गया कि ये सभी चीजें जिस कालखंड की होती है उस कालखंड की प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत मानी जाती हैं। याद रखना है, हम अभी एक बोले ना अभिलेख, देखिए अभिलेख क्या बोला था, किसी भी कालखंड के लिए, क्या बोला है, किसी भी कालखंड के लिए। लेकिन पुरातत्व क्या होता है, पुरातत्व जिस कालखंड का है ना, उस कालखंड के लिए क्या है, वह प्राथमिक स्रोत कहलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। ठीक है, तो बच्चों आइए देखते लोग बुक अगले प्रश्न को। ठीक है, तो हम दो प्रश्नों को कर चुके हैं, तो तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो एक विधि होता है ना, जिसे आप लोग सुने होंगे ना कि कोई लाश है जो आज से 20 दिन पुरानी है, 25 दिन पुरानी है, ठीक है, या कोई मूर्ति मिली है तो आज से कई हजार वर्षों की पुरानी है। तो ये ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, जो ज्ञात करने का तरीका होता है उसको बोलते हैं कार्बन 14 विधि। ठीक है, तो आइए समझते हैं। कहते हैं कि तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है कि जो किसी वस्तु की तिथि निर्धारित की जाती है ना, उसके जो वैज्ञानिक तरीका है उसे क्या बोलता है, कार्बन 14 विधि कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं कि इस विधि की खोज अमेरिका के एक विख्यात वैज्ञानिक, विख्यात रसायन शास्त्र वैज्ञानिक थे
नाम याद रखना है क्या, बी एफ लीबी। क्या नाम था, बी एफ लीबी। ठीक है, बी एफ लीबी एक वैज्ञानिक थे, जहां कहते हैं अमेरिका के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कार्बन 14 विधि का निर्माण खोज किया था। ठीक है, कहते हैं कि इनके द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में C12 यानी कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। कहते हैं ना कि जब भी कोई वस्तु होती है, इनके अनुसार जब भी कोई जीवित वस्तु होती है ना, तो उसमें कार्बन 12 मृत्यु जो मरी हुई होती है और कार्बन 14 समान मात्रा में पाई जाती है। कोई वस्तु है ना, कोई जीव जंतु है, उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाई जाती है। लेकिन ये क्या होता है ना, मगर लेकिन अतः विनाश की अवस्था में, जब कोई वस्तु मर, जब कोई व्यक्ति या जानवर मर जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, C12 स्थिर रहती है, कार्बन 12 की संख्या बिल्कुल निश्चित रहती है। ठीक है, लेकिन जो कार्बन 14 की संख्या होती है ना, किसी संख्या कार्बन 14 की संख्या, उसी संख्या निरंतर क्षय मतलब घटती रहती है। ठीक है, क्षय होने लगता है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा, किसकी मात्रा, कार्बन 14 की मात्रा क्या होगी, जितनी कम होती है, क्या होती है, जितनी कम होगी उसे क्या बोलेंगे लोग, उसे ही प्राचीनतम माना जाता है। ठीक है, कार्बन 14 विधि क्या है, बोलेंगे कार्बन 14 विधि एक वैज्ञानिक तरीका है जिसकी खोज 1946 ईस्वी में अमेरिकी रसायन शास्त्री बी एफ लीबी ने किया था, जिनके अनुसार हर एक वस्तु में, हर एक जीव में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो जीव मर जाता है ना, क्या मर जाता है, तो कार्बन 12 उतना ही रहता है, लेकिन कार्बन 14 क्या होता है, घटने लगता है उसमें से। और फिर क्या होता है ना कि जो पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी, वो वस्तु क्या होगी, उतनी ही पुरानी होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली से क्या विशेषता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में ना, जो जल निकालने का, एक घर से जो जल दूसरे घर में नाला बहाने का क्या प्रोसेस था, क्या विशेषताएं थी, उसके बारे में बताना है। देखिए, अगर इसके बारे में अगर मैं आपको वास्तविकता बताऊं ना अभी के समय से, तो वास्तविकता यही है ना कि अभी के जो हमारे इंजीनियर से या जो भी हमारे जो गाँव में, शहरों में नाले निकलते हैं ना, वो उतने बेटर नहीं है ना, जितना पहले के सभ्यताओं में या पहले के समय में जितना बेहतर नाले, सड़कें, नदियां हुआ करती थी। ठीक है, अगर अभी आप लोग हमारे यहाँ के नाले देखेंगे ना, तो कहीं पे अजीब प्रकार के नाले बने होंगे, कहीं का नाला टूटा हुआ होगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। देखिए क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली काफी विकसित थी। ठीक बताया जा रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली थी ना, वो काफी सेटल थे उस टाइम पर। ठीक है, माना जाता है कि नगरों में नियोजित जल निकास प्रणाली आधुनिक नगर योजना, ठीक है, नगर योजना के समान थी। यहाँ के, ठीक है, यहाँ के नगरों में नालियों एवं सड़कों का एक साथ नियोजित रूप से निर्माण कराया गया। कहते हैं ना कि जिस प्रकार क्या होता है ना कि सड़कों को एक सड़क से क्या कहता है, एक सड़क से दूसरे सड़क में, तीसरे सड़क में, ठीक है, मिलाया जाता है ना, वैसी जो नालियां होती थी ना, नालियां भी बिल्कुल पहले उसी तरह होती थी कि एक नाली को क्या कहते हैं, दूसरी नाली से जोड़ दिया जाता था, एक नाली को दूसरी नाली से जोड़ दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि सड़कों की तरह नालियों को भी एक दूसरे से समकोण काटती थी। ठीक है, बोला है कि घरों से पानी गली के नाली में तथा वहां से शहर के मुख्य नालों में जाती थी। ठीक है, नाली में जो पानी होता था घर से निकलता था, घर से पानी जो निकलता था वो गली की नाली में निकलता था, और वहां से पानी जो मुख्य शहरों में जो जाने वाली नलियां थी ना, उसमें अगर क्या होती थी, मिल जाती थी। और नालियों में जगह जगह पर चहबच्ची क्या होता है ना, देखिए जैसे कि क्या होता है ना, जो नाली होती थी जाम हो जाता है कभी कभी ना, तो उसको साफ करने के लिए ना बीच जो कहीं से बनाया गया था, सो खोल कर कूड़े कचरे को आसानी से निकाल सके, क्या हो, जिससे कूड़ा और कचरा मुख्य नाली में ना जा सके। जो मेन शहर जाने वाली नाली है ना, जो नए तालाब में जाकर मिलेगी, उसमें कूड़े कचरे ना जाए। तो सोचिए पहले के लोग कितने विकसित थे कि वो लोग अपनी नदियों की सफाई, अपने घर से जाने वाले जलों की सफाई करके ही नदियों में भेजा करते थे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, तो आइए बच्चों क्वेश्चन आगे देखते हैं लोग। ठीक है, तो हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं लोग, चारों क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे। अब लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है ना कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करेंगे। हड़प्पा जो सभ्यता था ना, वो जिसको जो विस्तार था, मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसके बारे में क्या क्या पूछ मिले, उसके बारे में विस्तार रूप से क्या है बताना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की आंसर्स को। ठीक है, देखिए बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम भाग में हुआ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का उदय कहाँ हुआ था, भारत के पश्चिमी भाग में हुआ था। कहते हैं कि रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का
विस्तार पूर्व से पश्चिम तक किधर से किधर, पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर, ठीक है, एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर। यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा जिले से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई है। क्या कहते हैं ना, बताते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता था ना, वो पश्चिम में, पूर्व से लेकर पश्चिम तक उसका डिस्टेंस 1600 किलोमीटर था और उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर, ठीक है। इस सभ्यता की शुरुआत होती है उत्तर में कश्मीर से लेकर, कहां से लेकर, कश्मीर के मांडा जिले से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक, ठीक है, और दूसरा मुहाने मुहाने तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से उत्तर पूर्व मेरठ तक फैली हुई है। कहते हैं ना कि इसका क्षेत्रफल है ना, इसका क्षेत्रफल वो कैसे त्रिभुजाकार, मतलब इस आकृति में क्या हुआ है, हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ त्रिभुज के आकार में, ठीक है। कहते हैं कि लगभग 12,99,600, कितना एरिया, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का पूरा जो क्षेत्रफल था क्या था, 12,99,600 टोटल डिस्टेंस पे फैला हुआ था, ठीक है। कहते हैं कि जो निश्चय ही पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान अथवा प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया से बड़ा है। अगर वर्तमान देखा जाए ना, तो जो हड़प्पा सभ्यता था ना, वो पाकिस्तान से, ठीक है, मिस्र से और मेसोपोटामिया से काफी बड़ा था, ठीक है। फिर कहते हैं कि अब इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों का पता चला है। अभी के समय तक ना, यानी अभी तक हमें हड़प्पा सभ्यता के 1000 स्थलों के बारे में मालूम चल चुका है, कहाँ कहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के है साक्ष्य से कुछ मिले। कहते हैं कि जिनमें नगरों की संख्या केवल 6 है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के 1000 स्थलों में नगरों की संख्या कितनी है, केवल 6 है, ठीक है। कहते हैं कि इनमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण नगर थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, क्या थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कहते हैं कि अन्य नगरों में चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगन और बनवाली थे, ठीक है। यानी सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उसके बाद कौन कौन से आते थे, चहुंदड़ो, लोथल, कलिंगबाग और बनवाली, ठीक है। कहते हैं कि इस सभ्यता के अवशेष गुजरात राज्य में रंगपुर, किस जगह पर, रंगपुर तथा रोजदी में भी मिले हैं, क्योंकि वर्तमान समय में अगर देखा जाए ना, तो भारत के गुजरात में, भारत के इस सभ्यता का जो अवशेष है भारत के गुजरात राज्य में रंगपुर और रोजदी में क्या हुए, प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये क्या था हम लोग का हड़प्पा सभ्यता का विस्तार में बात किया गया, ठीक है। आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 को, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 क्या है ना, कि हड़प्पा वासियों द्वारा गृहस्थ सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें, ठीक है। ये जो हड़प्पा वासी जो थे ना, वो जो अपने सिंचाई का उनका प्रोसेस क्या था, जो खेती किया करते थे उसमें जो पानी लाया करते थे उसका प्रोसेस उनके पास क्या क्या थे, ठीक है। देखिए इसमें सिंधु नदी के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, ध्यान से समझते हैं हम लोग। बोला गया कि आज सिंधु प्रदेश इतना उपजाऊ नहीं है, किंतु प्राचीन काल समय में, ठीक है, प्राचीन समय में यह एक उपजाऊ प्रदेश था। बताया गया ना कि आज समय जो सिंधु प्रदेश है ना, वो उतना जो उपजाऊ मिट्टी नहीं हो पाया था ना, इतना पहले पाया जाता था। क्यों, तो देखिए केवल अभी के समय में ना 15 वर्षा 15 सेंटीमीटर क्या होती है, पानी होती है। परंतु सिकंदर के समय में एक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था ना कि 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सिंधु देश एक उपजाऊ प्रदेश था। किस शताब्दी में, 4वीं शताब्दी में सिंधु प्रदेश क्या था, एक काफी उपजाऊ प्रदेशों में आया करता था। कहते हैं कि प्राचीन काल से सिंधु प्रदेश में वनस्पति प्रचुर मात्रा में थी, ठीक है। प्राचीन काल में इतिहास में सिंधु नदी के पास काफी ज्यादा जंगल थे, ठीक है, जो क्या करते थे ना, वर्षा को आकर्षित करती थी। वर्षा को आकर्षित करने का किसका होता है, जंगलों का होता है, ठीक है। क्या करते थे ना कि सिंधु नदी के जो वनस्पति थे ना, वो वर्षा को आकर्षित करते थे। यहाँ भवन निर्माण तथा ईंट पकाने के लिए काफी लकड़ियां उपलब्ध होती थी, ठीक है, घर बनवाने के लिए या ईंटों को पकाने के लिए, और बहुत ज्यादा मात्रा में लकड़ी प्राप्त थी क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा बड़े थे, ठीक है। फिर कहता है कि परंतु कालांतर में कृषि विस्तार, बड़े पैमाने पर चराई तथा ईंधन की प्राप्ति के कारण प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो गई। कहते हैं ना वर्तमान समय में क्या हुआ है ना, कि जो भी पब्लिक है
जनता है वह क्या करे, खेती को बढ़ावा देने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। मान लीजिए अगर किसी पिता के दो पुत्र हैं, दोनों अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो सब अपना अपना घर अलग बनाना चाहेंगे। तब मान लीजिए वो कोई घर बना रहे हैं जहाँ पर कुछ पेड़ पौधे, उसे काटेंगे ना, धीरे धीरे क्या इस प्रकार जंगलों की कमी होती है। ठीक है, पेड़ पौधे कटते गए, कहते ना कि जंगल धीरे धीरे प्राकृतिक वनस्पति जो थे वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। उन दिनों सिंधु में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। ठीक है, इतिहास में पहले ना बहुत ज्यादा बाढ़ आया करता, क्या था, बहुत ज्यादा बाढ़ आया करता था। कहते हैं कि जो अपने साथ इतनी अधिक जलोढ़ मृदा, याद रखना कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा लाती थी ना, जितनी की मिस्र की नील नदी भी नहीं लाती थी। मिस्र की एक नदी थी, कौन सी नदी, नील नदी। बोला गया है ना कि जो सिंधु नदी थी ना वो इतनी जलोढ़ मृदा लाती थी ना जितना कि मिस्र की नील नदी भी नहीं लाती थी। ठीक है, फिर कहती है कि जिस प्रकार नील नदी मिस्र का वरदान समझा जाता था, उसी प्रकार उन दिनों सिंधु नदी को मिस्र पर सिंधु प्रदेश का वरदान समझा जाता था। बोला गया जिस प्रकार मिस्र की जो नील नदी थी ना उसके लिए वरदान थी, वैसे ही सिंधु प्रदेश के लिए सिंधु नदी भी क्या थी, एक वरदान के समान थी। लोग बाढ़ के मैदानों में गेहूं तथा जौ बोते थे। जो बाढ़ का मैदान जो था ना, ये सिंधु नदी जो जलोढ़ में दलाया करती थी, लोग उसमें क्या करते थे ना कि जौ गेहूं को बो दिया करते थे। ठीक है, उससे पहले यानी अगली वर्ष जब बाढ़ आती थी ना तो बाढ़ के आने से पहले अप्रैल महीने में, किस महीने में, अप्रैल महीने में उसे काट लेते थे। ठीक है, उस समय नहरें नहीं होती थी। ठीक है, इतिहास में नहरें नहीं होती थी, नहरें होती है ना, इतिहास में नहरें नहीं होती थी। कहते हैं किंतु बलूचिस्तान तथा अफगानिस्तान से नालों के माध्यम से खेतों में सिंचाई की जाती थी। जैसे बताया गया ना, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान जो थे ना वहां पर नालों के सपोर्ट से, किस सपोर्ट से, नालों के सपोर्ट से, याद रखना है किस सपोर्ट से, नालों के माध्यम से जो भी खेत थे उनकी सिंचाई की जाती थी। ठीक है, कुल मिलाकर हड़प्पावासी सिंचाई के लिए पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे। यानी पहले के जो लोग थे ना, हड़प्पावासी जो लोग थे, उन लोगों के पास प्राकृतिक वर्षा, बाढ़ के सिवा, नदी तालाबों के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अभी उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे लेकिन पहले वैसा नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वही बच्चों। अब देखते हैं हम लोग आगे प्रश्न जो भी है उनको। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या बोला है, बोले हड़प्पा कालीन व्यापार की समीक्षा कीजिए। यानी हड़प्पा समय में जो व्यापार हुआ करते थे उसके बारे में हमें कुछ बातें बतानी। ठीक है, आए देखते लोग क्या है, बोला गया कि हड़प्पा के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। जो हड़प्पा था ना, हड़प्पा सभ्यता, उसका अन्य देशों के साथ ना काफी ज्यादा क्या था, व्यापारिक संबंध बने हुए थे। ठीक है, कहते हैं कि हड़प्पा के लोग अरब प्रायद्वीप में ओमान से तांबा आयात करते थे। ठीक है, यानी अरब प्रदेश में देखा जाए ना तो ओमान से, किससे, ओमान से तांबा आयात करते थे, तांबा लाया करते थे। ठीक है, ओमान में एक जगह पर हड़प्पा में बना हुआ बर्तन मिला है। कहा गया ना ओमान में एक जगह है जहाँ पर हड़प्पा में जो बर्तन बने हुए ना उससे प्राप्त किया गया है। इससे अनुमान लगाया गया है ना कि हड़प्पा के लोग ना इन बर्तनों के बदले ओमान से तांबा लाते थे। ठीक है, अनुमान लगाया गया है क्या, जो ओमान के लोग थे ना वो क्या करते, हड़प्पा के जो लोग थे वो ओमान में अपने बर्तनों को देकर वहां से तांबा लाया करते थे। कहते हैं कि खुदाई से मिलने वाली चीजें जैसे कि मोहरे, तौल की बाट, पासे और मनकों से भी सिद्ध होता है कि हड़प्पा के लोग के संबंध दूर दूर देशों से था। क्या था, दूर दूर देशों से था। कई ऐसे हड़प्पा से पता है कि मोहरे मिली हैं, मनके मिले हैं, घड़ा जो बर्तन मिले हैं। इससे सिद्ध होता है ना हड़प्पा से जो लोग थे वो काफी दूर दूर तक क्या किए थे, लोग अपना व्यापार फैलाए हुए थे। लोग कहते हैं कि हड़प्पा और ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया के साथ समुद्री रास्ते द्वारा संबंध थे। ठीक है, यानी हड़प्पा प्रदेश, ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया 4 खास समय के समय उस तरह के जो टाइम थे ना, उसके सबसे जो रास्ते थे व्यापार को कौन सा कहते हैं, समुद्री रास्ते थे। ठीक है, कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग आंतरिक व्यापार भी करते थे, आपस में व्यापार करते थे। कहते हैं समुद्रों तथा लोथल में बने हुए मन की मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे नगरों में भेजे जाते थे। ठीक है, क्या बोला गया है ना कि चहुंदड़ो में जो चहुंदड़ो और लोथल में जो बर्तन रहता ना, यहाँ पे चहुंदड़ो और लोथल में जो बर्तन रहता वो कहाँ भेजे जाते थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ऐसे नगरों में भेजे जाते, किस लिए, बेचने के लिए, उनसे प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ना कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखे। ठीक है, बोला गया कि मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो समय था ना वहां पे अन्न के भी कई सारे वस्तुएं मिलती है, यानी जो अन्न भंडारण करने वाला होता है ना
जैसे गोदाम जिसको बोलते हैं, क्या बोलता है, गोदाम बोला जाता है। ठीक, तो गोदाम पाए जाते हैं। ये अन्नागार जो थे ना वो 6-6 कमरे थे। कितने कमरे के? 6-6 कमरे के थे, जो 2 कतारों में थे। ठीक है, इन ऐसे था। ठीक है, एक कतार और ये 2 कतार। ये कितने कमरे हुआ करते थे? 6 कमरे हुआ करते थे। ठीक है, कहते हैं कि इन अन्नागार के बाहर चबूतरे भी मिले हैं जहां अनाजों को सुखाया जाता था। ठीक है, बोला गया है कि जो देखे गए हैं ना, जो अन्नागार दिखाए गए हैं, जो अन्नागार, वहां पे 6-6 कमरों के क्या साक्ष्य मिलते, 6-6 कमरे मिलते हैं। जिससे क्या सिद्ध होता है ना कि वहां पे जो लोग थे उन्होंने अपने गोदाम के बाहर एक चबूतरा लगाया हुआ था, जिसमें क्या अनाजों को सुखाया जाता था। किसको सुखाया जाता? अनाजों को सुखाया जाता था। ठीक है, अनाजों को सुखा कर वो लोग क्या करते थे, उसे भंडारित कर लेते थे। ठीक है, यानी अपने जो भी जगह था उसको रोक लेते थे और कहते थे इन अन्नागारों में किसानों के कर के रूप में अनाज को प्राप्त किया जाता था। जो अन्नागार जगह थे ना, वहां पर किसानों के माध्यम जो टैक्स होता था, टैक्स के बदले जो अनाज दिया जाता था, उससे ही इन अन्नागारों में रखा जाता था। ठीक है, और ये अन्नागार क्या, जब फसलों की बर्बादी होती थी, जब उत्पादन में कमी होती थी, तब नगर के लोगों में क्या किया जाता है, इन अनाजों अनाजों को क्या करते बांटा जाता होगा। तो ये बच्चों देखो आगे प्रश्न। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि पूर्व हड़प्पा संस्कृति से आप क्या समझते? ठीक है, ये पूर्व हड़प्पा संस्कृति से आप क्या समझ रहे हैं, इसके बारे में क्या करना है, डिफाइन करना है। तो बोलेंगे 1950 ईस्वी के पश्चात कुछ स्थानों पर हुए उत्खनन से ज्ञात हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति से पहले भी एक संस्कृति थी। कहते हैं ना कि वहाँ पे कई जगह पर जब उत्खनन किया गया ना 1950 में, कब 1950 में, तो वहां पर इस चीज को देखा गया है ना कि हड़प्पा संस्कृति जब आई ना, तो उससे पहले भी एक संस्कृति अस्तित्व में थी। ठीक है, बोला गया है अस्तित्व में रह चुकी थी। विद्वानों द्वारा इस नवीन सभ्यता को पूर्व हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया गया है। ये जो विद्वान है, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा है ना कि हड़प्पा संस्कृति से पहले जो संस्कृति है ना, उसे पूर्व हड़प्पा संस्कृति कहा जाए। क्या कहा गया है? पूर्व हड़प्पा संस्कृति कहा गया है। फिर कहते हैं कि इस नवीन खोज के बाद सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति को परिष्कृत हड़प्पा संस्कृति की संज्ञा दी गई। ठीक है, यानी इस खोज के बाद क्या किया गया है ना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है और हड़प्पा संस्कृति है, इसको परिष्कृत हड़प्पा संस्कृति के बाद की संज्ञा दी गई, तो उसके बाद ये संस्कृति आई है। ठीक है, फिर बताया गया है कि इस नवीन पूर्व हड़प्पा संस्कृति की खोज यह प्रमाणित हुआ है, खोज से यह प्रमाणित हुआ है ना कि सिंधु सभ्यता का विकास अचानक या पृथक रूप से नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब इससे बताया जा रहा है कि जो सिंधु सभ्यता का पहचान हुआ है, सिंधु सभ्यता उत्पन्न हुई, वो अचानक से उत्पन्न नहीं हुई। उससे पहले पूर्व हड़प्पा संस्कृति थी और इसके बाद ही सिंधु घाटी सभ्यता आई। इसका ये अचानक से उत्पन्न नहीं हुई है। कहते हैं बल्कि यह संस्कृति का संभवतः विकसित रूप है, जिसे पूर्व हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। यानी ये पूर्व हड़प्पा संस्कृति का ना विकसित रूप। यानी देखिए अभी जो हम उससे पहले के जो एरा था ना, वो अलग था। अभी उससे बेटर एरा अभी एग्जिस्ट कर रहा है। अभी हम लोग कितना बेटर एरिया में है, एरा में है लोग। ठीक है, तो समय के साथ दुनिया विकसित होती चली जाती है ना, विकसित हो रही है। उसी प्रकार पहले दूसरा था हड़प्पा पूर्व हड़प्पा संस्कृति थी, उसके बाद कौन सी आई, आपका सिंधु घाटी सभ्यता आई, फिर हड़प्पा सभ्यता आई। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इसको 2 बार पूछे गए हैं। ठीक है, जहां तक मुझे नॉलेज इस क्वेश्चन को 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन वास्तव में पूछा है कि सिंधु घाटी जो है उसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। ठीक है, मैं अगर मान लो आपकी से प्रश्न पूछे, कोई बच्चा होता है तो 2 नाम होता है। ठीक है, किसी का नाम मोहन भी और सोहन भी। तो उस मोहन से अगर पूछे ना कि तुमको मोहन, तुम जो मोहन है तुमको सोहन से क्यों बुलाया जाता है, तो क्या बोलेगा कि मेरा नाम मोहन था, मेरी बुआ जो थी ना वो मुझे सोहन के नाम से बुलाती थी, इसलिए मेरा नाम क्या पड़ गया, सोहन और मोहन दोनों पड़ गए। जस्ट लाइक उसी तरह इसमें क्वेश्चन है ना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है, क्यों कहा जाता है। ठीक है, बोला गया ना कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने उत्खनन करवाया था। ठीक है, क्या होता है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा है ना क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा के समय में क्या होता ना कि एक जो इतिहासकार थे, इतिहास में जानकारी हासिल करते थे, कौन थे, रखालदास बनर्जी। कौन थे, रखालदास बनर्जी। 1922 में इससे खोदाई करवाई। कहाँ पे, हड़प्पा में। कहाँ पे, हड़प्पा में खुदाई करवाई, तो उत्खनन करवाया, तो मुझे पता चला हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर था। जो हड़प्पा था ना वो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण नगर था और ये इसी किनारे पर था। जो हड़प्पा सभ्यता है ना, कौन सी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे ही था। किस नदी के किनारे,
सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, ये बोलेंगे कि इस सिंधु नदी की सभ्यता का नाम जाना जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता क्या था, सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, समझ आएगा क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन वास्तव में आकर पूछ रहा था ना कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। क्या बोलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर सन 1922 ईस्वी को रखाल दास बनर्जी ने उत्खनन करवाया था। ठीक है, इसमें हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर होने के कारण इसी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और क्या बोलेंगे, और हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पर था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं लोग। ठीक है, हमारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं। बोले कि सिंधु सभ्यता की कला का वर्णन कीजिए। यानी सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, उसमें जो कलाकृतियां पाई गई है ना, उसके बारे में हम लोग को विचार करना है, बताना है और बात करनी है इस बारे में। ठीक है, कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की पक्की मिट्टी की बनी हुई अनेकों मोहरी मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी की पकी हुई मुद्राएं है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में ये प्राप्त की गई है। कहते हैं फिर उसका आगे कि जिनसे इनकी कलात्मक स्वरूप के विषय में जाना जा सकता है। इसके साथ ये मिट्टी और धातु की अनेक लघु मूर्तियां भी पाई गई हैं। ठीक है, प्राप्त की गई। कहते हैं ना कि हमें मुद्राएं प्राप्त हुई है मिट्टी की, लेकिन साथ साथ में ना उनके कलात्मक विषय में जानने के लिए हमें क्या मिले, मिट्टी और धातु के अनेक मूर्तियां मिली। क्या मिली है, मूर्तियां मिली है। फिर कहते हैं जिनसे तत्कालीन कला पर यथोचित प्रकाश पड़ता है। यानी जो अभी की कलात्मक कृतियां है ना, उनके बारे में बेहतरीन तरीके से जाना जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं उसको जो पुराने समय में जो वस्तु मिली थी उसका थोड़ा सा डिटेलेशन दिया है, जिसमें मोहरे, भवन निर्माण और मूर्ति कला का एग्जाम्पल देकर समझाया गया है। ठीक है, तो बोलेंगे पहला हेडिंग क्या करेंगे, भवन निर्माण कला। ठीक है, इसमें बोलेंगे कि इस कला की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुआ है। इसकी वास्तुकला का उच्च कोटि की थी। कहते हैं ना कि जो भवन निर्माण की प्रक्रिया थी ना, उसमें जो कला थी वो सबसे सर्वश्रेष्ठ। उनका जो भवन निर्माण करने का तरीका था, घर जो बने थे बड़े बड़े ईंटों के बने थे। सोचिए उस समय बिना किरान के उतने भारी टन के ईंटों को, 100 टन 200 टन के ईंटों को आराम से उठा लिए गए। कैसे उठाएंगे, काफी सोचने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है मोहरे। क्या है, मोहरे बोला गया कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थल से पकी हुई मिट्टी की अनेकों मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, पर इन पर विभिन्न प्रकार के पशु, वृक्ष और मानव आकृतियों का अंकन किया गया है। कहते हैं ना कि हमें जो मुद्राएं प्राप्त हुई है, तो हम देखते हैं मुख्य रूप से ना हमें कुछ विशेष जानवरों, पेड़ों और पौधों की आकृतियां मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लोग मूर्ति कला। क्या है, मूर्ति कला। कहते हैं ना कि मोहरों पर मूर्तियों की कला अत्यंत उच्च कोटि की थी। ठीक है, जब हम लोग पहले के मोहरों को देखते हैं ना, उसको जो मूर्तियां बनी तो बहुत बेहतरीन थी, उच्च कोटि मतलब सबसे सुपर। ठीक है, कहते हैं सबसे सुपर थी। कहते हैं उस पर कुबेल वाले बैल का चित्रण अत्यंत यथार्थ और प्रभावशाली था। ठीक है, यानी जो मुद्राएं है ना, उस पर बैल का पिक्चर बना होता था, जो हल्के साथ होता था। ठीक है, कुबड़ निकाले हुए, बैल का कुबड़ होता है। ठीक है, तो उसकी चित्रण भी यहाँ पर किया गया था सिक्के पर। ठीक है, कहते हैं फिर कि मानव मूर्तियों के निर्माण में हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने दक्षता प्राप्त कर ली थी। कहते हैं ना कि जो मानव मूर्तियों ने ना, मानव जो थे वो मूर्तियों के निर्माण में, किसी के निर्माण में, मूर्तियों के निर्माण में क्या कर लिया था, दक्षता पाई। दक्षता मतलब होता है ना, तो उस चीज में ना उनके बराबर कोई ना होना। ठीक है, दक्षता पा लेना, इन सबसे उस क्षेत्र में सबसे बेहतर हो जाना। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, अगले हमारे प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न है सिंधु सभ्यता के सामाजिक संगठन और प्रकाश डालें। ठीक है, यानी सिंधु सभ्यता जब थी तो उस समय वहाँ का समाज के लोग किस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे। वहाँ पे लोगों को, जैसे कि अभी हम लोग का समाज है ना एक, वहाँ पर समाज जाति में बटी हुई है। वहाँ पर लोग अपने अपने अलग अलग प्रकार से रहते हैं। वहाँ का समाज कुछ नियम कानून होगा, जैसे अभी हम लोग समाज के कुछ नियम कानून है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वहाँ के सामाजिक जीवन कैसा था। बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक अथवा का अनुमान उत्खनन में प्राप्त होता है। ठीक है, सामाजिक जीवन के बारे में। ठीक है, इस बारे में यहाँ पर सामाजिक जीवन होगा। ठीक है, सामाजिक जीवन का अनुमान उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, क्या कहते हैं, उत्खनन के आधार पर किया जा सकता है। कहते हैं कि उत्खनन में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मूर्तियां अधिक पाई गई हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं ना
कि जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किए हैं लोग, तो वहां पर क्या हुआ है, पुरुषों की मूर्ति से ज्यादा स्त्रियों की मूर्ति में क्या ये प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं लोग क्या है। ठीक है, आगे बोला है कि इस आधार पर हड़प्पा कालीन समाज को मातृ प्रधान समाज कहा जा सकता है। यानी जिस बेस पर हम लोग देख रहे हैं कि पुरुषों को मूर्तियां कम मिली है और स्त्रियों को मूर्तियां ज्यादा मिली है, जिसके बेसिस पर हम लोग क्या कह सकते हैं ना, कि जो हड़प्पा सभ्यता था या सिंधु सभ्यता थी, वो कौन सी सभ्यता थी, मातृ सभ्यता, यानी स्त्रियों को प्रावधान देने वाली सभ्यता थी। फिर कहते हैं कि भवन निर्माण योजना से ज्ञात होता है कि परिवार पृथक पृथक निवास करते थे। इनका के जो भवन है, जो घर को देखा गया है, उसके हिसाब से यह अनुमान लगाया गया है ना कि जो लोग रहते थे, जो परिवार रहता था, क्या लगता था, सेपरेट रहता था, क्या करता था, पृथक पृथक मतलब अलग अलग रहते थे। ठीक है, फिर कहता है कि हड़प्पा के लोग शांति प्रिय थे। हड़प्पा के लोग कैसे थे, एकदम शांति प्रिय थे, कोई युद्ध से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, फिर कहते हैं कि समाज 4 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में। कौन कौन, शिक्षित वर्ग, व्यवसायिक वर्ग, श्रमिक वर्ग और कृषक वर्ग। तो ये 4 महत्वपूर्ण वर्ग थे जिसमें क्या होता, हड़प्पा सभ्यता के लोग बटे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता उसकी जो नगर की योजनाएं थी वो किस प्रकार थी। ठीक है, अभी हम लोग किस नगर पालिका में देखते हैं, वैसे यहाँ की नगर योजना क्या थी, तो आइए देखते हैं। कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसे सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ से एक नियोजित शहर के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस शहरी सभ्यता क्यों कहा गया है, क्योंकि जब वहां की खुदाई की जाती है तो वहां पर वे वस्तु पाई जाती है जो शहरों में होनी चाहिए। ठीक है, कहते हैं कि जो तत्कालीन विश्व में कहीं नहीं थी। कहते हैं कि पूरा हड़प्पा स्थल 2 भागों में, ऊपरी तथा निचली नगर क्षेत्र में बटा हुआ था। हड़प्पा स्थल कितने स्थलों में बटा हुआ था, 2 भागों में। कितने, 2, एक उचली और एक निचली भागों में बटा हुआ था। ठीक है, फिर कहते हैं कि ऊपरी अवस्था गढ़ी के क्षेत्र में प्रशासकीय भवन के अवशेष मिले हैं। यानी जो ऊपरी अवस्था थे ना, जो ऊपरी क्षेत्र थे, वहां पर प्रशासकीय जो राजा महाराजा या उसके सिपाही जो रहते थे उनके लिए ऊपरी क्षेत्र था। ठीक है, फिर कहते हैं और निचले नगर क्षेत्र में आवासीय भवन के अवशेष मिलते हैं। जो निचला क्षेत्र था ना, उसमें आम पब्लिक नॉर्मल जो लोग रहते थे लोग, वो लोग रहते थे। फिर कहते हैं कि हड़प्पा नगर स्थल पर मिले सड़कों, गलियों, आवासीय भवनों, नालियों, स्नानघर, अन्नघर आदि के अवशेषों ने एक आधुनिक नगर की ओर इशारा किया है। ठीक है, यानी हमें हड़प्पा स्थल में जो सड़कें मिलती हैं, जो नाली मिलते हैं, नहरें मिलती हैं, ठीक है, या अन्य जो स्थान है, अन्नागार हो गया, जैसे स्नानगार हो गया, ठीक है, इस सारी चीजों को देखकर मालूम चलता है ना, वो समय में क्या थी, एक बहुत ही विकसित शहर मौजूद था। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए भाई, टोटल क्वेश्चन हो गए 13। ठीक है, यहाँ से